यो भाई लोग, काकुराबाची पार्ट 4 और आज के पार्ट में जो मसालेदार चीजें होने वाली हैं, प्योर क्योटिक एपिसोड है आज का। इमोशंस, फाइट, कैरेक्टर कनेक्शंस, वर्ल्ड बिल्डिंग, इतनी सारी चीजें एक साथ होंगी ना काकुराबाची के अंदर। आज का एपिसोड एकदम आहा मजेदार, एकदम पीक होने वाला है। आई हाईली रिकमेंड बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मस्त अपना पानी लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम देखते हैं कामुनाबी की उन एलिट फोर्सेस ने सोजो को पूरा चारों तरफ से घेर रखा है। सोजो उनकी तरफ देख के बोलता है 5 लोग एक साथ, ये एलिट्स ही होंगे। अपनी वो स्वॉर्ड घुमाता है पूरे घूमो, जिसमें से क्लाउड से वो ड्रैगन सा निकल रहा होता है। और हमारा सोजो सोच रहा होता है यार मुझे ना उन दोनों से लड़ना था, मैं टेस्ट करना चाहता था अपनी स्वॉर्ड की पावर। अब उन दोनों किससे, जो लोग ऊपर खड़े थे बिल्डिंग के, अजामी और शिबा, मुझे इनसे लड़ना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं सामने वो लड़की सोर्सरर अपनी टेक्निक यूज करती है, क्योंकि ये सारे के सारे हैं तो सोर्सरर्स ही ना एट द एंड ऑफ द डे। वो यूज करती है गानसुई ड्रॉपिंग स्टोन, जिससे जहां पे हमारा सोजो खड़ा होता है वहां से जमीन फटने लगती है और वो ही पूरी की पूरी जमीन ऊपर उठने लगती है। और हम आगे देखते हैं घरों से काफी ऊपर जा चुकी है जमीन। सारे लोग आसपास के डर रखे हैं उसे देख के क्या हो रहा है। तभी हम थोड़ा सा टाइम में पीछे जाते हैं, ग्लिम्स बताई जाती है। तब ये लोग डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटेजी। उसी हॉस्पिटल के ऊपर बैठे हुए हैं सारे के सारे 5 एलिट्स, शिबा, अजामी और हमारा चेहरो। और चेहरो बताता है कि कुरेगुमो उस स्वॉर्ड की 3 एबिलिटीज हैं। सबसे पहली आइस, जो एक तरीके से स्टेबल बैलेंस प्रोवाइड करती है डिफेंस का और ऑफेंस का, जिसका नाम है यूई, जो हमने यूज होती हुई देखी हुई है। सेकंड कुओ, मतलब वाटर, जो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन का काम करती है। और थर्ड, जिसकी सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, लाइटनिंग, हाँ मे, जिससे हमारा चेहरो हिट हुआ था। जिससे वो जो नया बंदा होता है ना फोर्सेस में, वो लड़का, वो बोलता है हम इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन नॉर्मल इन्वेस्टिगेट करके ही पता कर लेते। जिसपे मुंह पे मास्क वाला बंदा बोलता है ए शांत, तेरे से नहीं पूछा ना किसी ने, चेहरो भाई तू आगे बता। जिसमें आगे मुंह पे मास्क वाला बंदा बोलता है सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि कुरेगुमो स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड है डीमन स्वॉर्ड्स के अंदर। तभी हमारी वो लड़की अजामी से बोलती है कि अजामी साहब थोड़ा डर का माहौल है, तुम क्यों नहीं चल रहे हो हमारे साथ। जिसमें अजामी बोलता है कि इस टाइम पे कामुनाबी ने सिर्फ 6 लोगों को डिस्पैच किया है। चेहरो इज लाइक 6, ये एलिट स्क्वाड में मतलब ये जो सारे बंदे हैं तो 5 है, छठा कौन है। तभी वो लड़की बताती है कि हमारी ही टीम में से दूसरा बंदा सोजो का बेस ढूंढ रहा है। हाँ वही बेस जहाँ पे चेहरो पहुंचा हुआ है ना, वो उसी बंदे ने ढूंढा है। खैर आगे हमारा कैप्टन बोलता है जो टॉप लेवल पे बंदे हैं ना कामुनाबी में, मतलब एक तरीके से लीडर्स हैं, वो बिलीव ही नहीं करते कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये जो रायता फैला हुआ है, ये सोजो को मारने के बाद सिमट जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा रायता। नहीं, क्योंकि ऑक्शन तो तब भी होगा ना, चाहे हम सोजो को मारे चाहे ना मारे, ऑक्शन तो तब भी होगा। और इस सब के पीछे हिसागो ग्रुप इन्वॉल्व है। इसीलिए कामुनाबी अपनी सारी की सारी फोर्सेस को सिर्फ और सिर्फ सोजो पे फोकस नहीं कर सकती है। और उसके साथ साथ तब तक हम एक ऑब्वियस गैप बना के रहेंगे सोर्सरर में और डीमन स्वॉर्ड में, तो चीजें ठीक ही रहेंगी। हमें थोड़ी ना वहां जाके उसे चैलेंज करना है 1-on-1, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ देखनी है, क्योंकि इंडिविजुअल स्ट्रेंथ में सोजो हम सबसे ज्यादा पावरफुल है। हम सोजो के सामने यूज करेंगे एक सॉलिड टैक्टिक। हम रियल टाइम में वापस आते हैं और हम रियल टाइम में वापस आके देखते क्या है, ये पैनल, इतने बड़े बड़े जमीन के एरिया इस लड़की ने अपनी सोर्स यूज करके हवा में उड़ा रखे हैं। ये जो नीचे छोटी छोटी लाइट्स दिख रही है ना व्हाइट व्हाइट, ये घर है। ये लोग इतना ऊपर आ चुके हैं हवा में। तभी वो नया लड़का लड़की से बोलता है कि यहाँ से जो समुद्र है वो 2 किलोमीटर आगे है। जिसमें लड़की इज लाइक वाह, मतलब वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, तुम यहीं पे रहना, सोजो का अटैक से अगर कुछ भी आता तो प्रोटेक्ट करके रखना। क्योंकि अभी लड़की पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इन्हें हवा में उड़ा के रखने के लिए कर रही है ना। खैर तभी सोजो चारों तरफ देखता है, क्योंकि पूरी की पूरी बेस, पूरा का पूरा सरफेस ही हवा में उड़ गया ना। सोजो इज लाइक अच्छा एरियल कॉम्बैट, हवा में लड़ना चाहते हैं लोग मेरे से, जिससे जो डैमेज है सिटी के अंदर ज्यादा ना फैले। क्योंकि अगर ये लोग नीचे लड़ते तो काफी ज्यादा हंगामा हो जाता ना, काफी सारी कैजुअलिटीज हो जाती। वही हमारा सोजो बिंग सोजो कैप्टन की तरफ देखता है एंड सोजो इज लाइक चलो बढ़िया है, मेरे को तो तुम कहीं भी ले जाओ, मैं तो लड़ लूंगा। वो सीधा मे एक्टिवेट कर देता है, अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक, और वो लाइटिंग सीधी जाती है कैप्टन की तरफ। लेकिन वो कैप्टन के ना लगे। तभी हमारी वो लड़की जिसने इन सबको हवा में उड़ा रखा है, वो अपनी टेक्निक से कैप्टन के सामने उसी पत्थर में से निकाल के एक बैरियर काइंड ऑफ बना देती है। और सोजो का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उस पूरे बैरियर को फाड़ देती है। वो मतलब जो पत्थर की इतनी बड़ी उसने दीवार बनाई होती है, वो पूरी पूरी दीवार को तोड़ देती है। लेकिन तब तक हमारा कैप्टन जंप कर जाता है ऊपर। इधर से फेस पे मास्क वाला बंदा आ रहा होता है पीछे से सोजो पे अटैक करने के लिए। सोजो उस पर अटैक करता है, वो बंदा ब्लॉक करता है उसके अटैक को। लेकिन तभी सोजो क्या नोटिस करता है, पीछे से हमारे कैप्टन ने बहुत सारे ब्लेड्स, बहुत सारे चाकू फेंक के मारे हैं सोजो की तरफ। सोजो इज लाइक अरे सांस नहीं लेने दे रहे। सोजो फेस पे मास्क वाले बंदे में लात दे के मारता है, और ये जो ब्लेड्स आ रहे होते हैं इनकी तरफ अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और यू यूज करता है, मतलब आइस यूज करता है, जिससे वो ब्लेड्स हवा में ही जम जाते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि ये कैप्टन इतना पागल है क्या, इतने लॉन्ग रेंज से ब्लेड्स फेंक रहा है और इसे पता है इस बंदे की स्वॉर्ड में ऐसी एबिलिटी है कि आइस यूज कर सकता है और इन्हें जमा सकता है। तो फायदा क्या हुआ इसका ब्लेड्स फेंकने का, पागल है नहीं। आगे हमारा कैप्टन अपनी एबिलिटी यूज करता है जीकाई, जो कि है मैग्नेटाइजेशन। हाँ मतलब इस कैप्टन की सोर्सरी है कि ये कंट्रोल कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यूज करके। तो जो ब्लेड्स, जो चाकू उस बर्फ में जम गए थे, वो उस बर्फ को पियर्स करते करते उस बर्फ को फोड़ के सोजो की तरफ जाने लगता है। तब तक तीसरा बंदा ऊपर से जम करके आता है, पूरा हाथ बना करके एक ही मुक्के में मार देगा वो सोजो को। सोजो नोटिस करता है उन्हें, सोजो ब्लेड्स को जैसे तैसे डॉज करता है और वहां से थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो जिस डायरेक्शन भागता है उस डायरेक्शन हमारा कैप्टन भाग लेता है, मुंह पे मास्क वाला बंदा भाग लेता है। मतलब इसे 1 सेकंड के लिए सांस नहीं लेने दे रहे हैं, ये दे रहा अटैक पे अटैक। तभी हम इनकी ऑफिशियल मीटिंग
मीटिंग में पहुंचते हैं, मतलब थोड़े टाइम पहले, तब ये लोग उस हॉस्पिटल की छत पे बात कर रहे थे, तब प्लानिंग कर रहे थे। चिहिरो आगे बोलता है सबसे पहले तुम सोजो पे अटैक करोगे, जितना तुमसे पॉसिबल है उतने अटैक्स करोगे लगातार। तुम मेक श्योर करोगे कि सोजो स्टोर ना कर पाए, क्योंकि स्टोरिंग ड्रास्टिकली इनहेंस करता है उसकी पावर को। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे इस कुरेगुमो, हमारे इस डीमन स्वॉर्ड का। तभी हमारा चिहिरो बताता है कि तब मैं लड़ा था ना सोजो के साथ, उस दिन सोजो मैनेज नहीं कर पाया था कि वो पूरी तरीके से स्टोर अप कर पाए मे को, मतलब वही लाइटनिंग अटैक को। और हाँ, ये कोई सरप्राइज की बात नहीं होगी अगर सोजो सीख लेता है अपनी इस मिस्टेक से कि वो स्टोर अप नहीं कर पाया था, अच्छे से चार्ज अप नहीं कर पाया था अपने अटैक को। इसीलिए हमारा चिहिरो अभी जिंदा है और वो अपनी मिस्टेक से बहुत इजीली सीखेगा। क्यों? क्योंकि उस बंदे में कॉम्बैट टैलेंट हद से ही ज्यादा है। और अगर ऐसा सिनेरियो है और तुम लोग उसका एक डायरेक्ट हिट लेते हो अपनी बॉडी पर, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम सब मर जाओगे। हाँ, सोजो के एक अटैक से पूरा सो कॉल्ड 5 एलिट स्क्वाड जो उसी को मारने के लिए बनाया गया एक झटके में मर जाएगा, और ये लोग उसे मारने गए सोजो। तो इसीलिए वो लोग ना सोजो को स्टोर अप करने नहीं दे रहे हैं एनर्जी, क्योंकि जैसे ही स्टोर अप करेगा वो अपनी फुल चार्ज के साथ अटैक कर सकता है और ये लोग सीधे टपक जाएंगे। और सोजो ये बात नोटिस करता है कि तुम लोग इतना डरे हुए हो, मेरे को स्टोर नहीं करने दे रहे। देख रहे हो कुछ ज्यादा ही कॉम्बैट आईक्यू है इन भाई साहब के अंदर। सिर्फ एक बैटल के अंदर ये अपनी कुरेगुमो इस स्वॉर्ड के बारे में इतना कुछ जान चुका है। अभी तो आगे रुको। सोजो बोलता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही केयरलेस हो। ये पर्टिकुलर सोर्सरी स्टोरिंग रिक्वायर ही नहीं करती है, इसके लिए स्टोरिंग की जरूरत ही नहीं है। और वो यूज क्या करता है? मैं तो लाइटिंग के लिए वो यूज करता है को, मतलब वाटर, और एक साथ उसकी स्वॉर्ड में से पानी निकलता है चारों तरफ। और जैसे ही पानी स्पिल होता है, जैसे ही पानी फैलने लगता है, वो उसके साथ साइमल्टेनियसली सेकंड एबिलिटी यूज कर लेता है अपनी मे क्या है? लाइटनिंग। अब पानी तो वैसे ही फैला है, उसके साथ साथ लाइटनिंग और जा रही है। और लाइटनिंग कितनी अच्छी कंडक्ट होती है, पास होती है पानी में से, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इन चारों को अच्छा खासा झटका लगता है। हमारे कैप्टन के चश्मे टूट जाते हैं और कैप्टन सोच रहा होता है इसने कॉम्बिनेशन यूज किया है को का और मे का। कितना ज्यादा आईक्यू लेके घूम रहा है सोजो। खैर, हम टाइम में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। चिहिरो आगे बताता है ये बेसिक टैक्टिक है कुरेगुमो की, कि जो पावर का डिसबैलेंस होता है ना, क्योंकि मे को टाइम चाहिए चार्ज होने के लिए, तो एक तरीके से फ्लॉ हो गया ना ये, उतने टाइम तक तुम सामने वाले बंदे को मार सकते हो। तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए मे में ये सिंपल एबिलिटी है कि तुम उसे को के साथ यूज कर सकते हो, मतलब पानी के साथ यूज कर सकते हो। और पानी को स्टोर अप होने के लिए उसे इतना ज्यादा एनर्जी चार्ज अप की जरूरत है ही नहीं। और लाइटनिंग की प्रॉपर्टी को यूज करके कि लाइटनिंग कितना अच्छे से जाता है पानी के साथ, कुरेगुमो इन्फ्लिक्ट कर सकती है एक बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव और एक्यूरेट अटैक। चाहे तुम्हारा मेक कितना भी कम चार्ज हो, स्टिल काफी अच्छा अटैक पड़ेगा तुम्हारी बॉडी पे। चिहिरो ये हाथ धोते हुए बोल रहा होता है, मतलब बेसिकली वॉशरूम है सारे के सारे, जिसमें कैप्टन बोलता है मुझे पता था इन डीमन स्वॉर्ड्स की कोई वीकनेस ही नहीं है। क्योंकि खुद सोचो ना, हमें अभी कुरेगुमो की वीकनेस पता चली थी कि उसे चार्ज अप होने में टाइम लगता है। लो, ये क्या बात हुई? पानी के साथ यूज करो, वो पर्टिकुलर वीकनेस गायब हो गई उसकी। जिसमें चिहिरो आगे बोलता है सोजो तुमसे ऐसे ही लड़ेगा अगर तुम उसे चांस नहीं दोगे। ऑब्वियसली ये लोग उसे सांस ही नहीं दे रहे ना, तो उसके पास कुछ और ऑप्शन बचा ही नहीं है। जिसमें चिहिरो बोलता है उसकी उस सोर्सरी को, उसके अटैक को डेलिबरेटली अपने ऊपर लेना जानबूझकर। जिसमें ये तीनों और एक बंदा अंदर से, क्योंकि वॉशरूम है ना, एक बंदा अंदर से। क्या? चिहिरो बोलता है हाँ, क्योंकि उसकी जो चार्ज पावर होगी वो इम्परफेक्ट होगी। इसका मतलब उसके अंदर इतनी पावर नहीं होगी जितनी पावर से मैंने हिट लिया था ना, उससे तो काफी गुना कम पावर होगी। वही हम रियल टाइम में देखते हैं कैप्टन बोलता है कम है, ये इतना ज्यादा हर्ट कर रहा है ये अटैक, ये कम है। क्योंकि ये लोग रियल टाइम में वो अटैक इनकी बॉडी पे पड़ रहा है ना, तभी हमारा अंदर वाला बंदा बाहर आता है। वो बोलता है वो सब तो ठीक है, लेकिन हम उस अटैक को जानबूझ के अपनी बॉडी पे क्यों लेंगे? तभी हमारे मुंह पे मास्क वाला बंदा बोलता है अगर ऐसा होता है और हम सारे लोग स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि अटैक पड़ रहा होगा ना हमारी बॉडी पे, तो हम स्लो डाउन हो जाएंगे, हम उसके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे सोजो के पास तक। तो सोजो को टाइम मिल जाएगा चार्ज अप करने का, जो कि इन रियल टाइम इस बैटल में सोजो चार्ज अप भी करने लगता है, अपने मे को स्टोर अप करने लगता है। जिसमें चिहिरो आगे बोलता है हाँ तो क्या हुआ, उसे शूट करने दो फुली प्रिपेयर्ड मे, मतलब फुली चार्जड अप मे, फुली स्टोर्ड अप मे। जिसमें कैप्टन के साथ इन सब के होश उड़ जाते हैं। अरे पागल हो गया है क्या? यहाँ स्ट्रेटेजी बनाने आए हैं, अपना मौत का फरमान पे साइन नहीं कर रहा हमें। क्या बोल रहा है ये? सीधा सीधा यही बोल देना कि हम मरने के लिए जा रहे हैं। जिसमें चिहिरो बोलता है अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम में से कोई ना कोई तो जरूर मरेगा। और हाँ, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल स्किल है कुरेगुमो की, लेकिन वही स्किल तुम्हें एक चांस देगी जिस चांस की तुम्हें सबसे ज्यादा नीड होगी उस बैटल के अंदर। जिसमें कैप्टन बोलता है तो तुम चाहते हो कि हम ये जो नॉन स्टॉप उस पे अटैक करेंगे स्टार्टिंग में, ये एक तरीके से प्रिटेंडिंग होगा, मतलब हम प्रिटेंड कर रहे होंगे कि हम जानबूझ के अटैक कर रहे हैं उस पे एक साथ। हम नहीं चाहते कि सोजो स्टोर अप करे, जिससे सोजो एक अनगार्डेड पोजीशन में चला जाएगा। हम रियल टाइम में वापस आते हैं और कैप्टन उसकी तरफ देख के बोलता है कि हाँ चिहिरो सही था, सोजो चार्ज अप कर रहा है। क्योंकि तुम खुद सोचो ना, सोजो के दिमाग में तो अभी तक यही चल रहा है ना कि ये लोग मेरे को स्टोर करने से रोक रहे हैं, इसका मतलब ये लोग डर रहे हैं मेरे उस अटैक से। तो जैसे ही सोजो को टाइम मिला है सबसे पहले वो स्टोर अप ही कर रहा है मेरे को। अभी भी हमारा चेहरे पे मास्क वाला बंदा बोलता है तेरा सारा प्लान मैंने मान लिया, तू सब सही बात बोल रहा है, ये बता हम फुली प्रिपेयर्ड चार्ज में से डील कैसे करेंगे, रोकेंगे कैसे उसे? जिसमें चिहिरो बोलता है तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा, मैं काफी श्योर हूँ कि तुम लोग खुद समझ जाओगे, वैसे भी तुम लोग एलिट्स हो ना। और हम कैप्टन को देखते हैं, कैप्टन नीचे पानी देखता है जो उसी के अटैक से, जो सोजो के अटैक से पानी फैला होता है। कैप्टन नीचे पानी देखता है और कैप्टन अपनी पूरी टीम से बोलता है कि सारे लोग जम करो, हवा मरो। सारे लोग एक साथ उछलते हैं। सोजो को लग रहा होता है वो लोग भाग रहे हैं, सोजो इज लाइक नहीं वो अब यूजलेस है, और सोजो अपनी टेक्निक, अपना मोस्ट पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है मे, वो भी फुली स्टोर्ड। लेकिन हम क्या देखते हैं, हमारा कैप्टन अपने दोनों हाथ नीचे रखता है जमीन में और अपनी एबिलिटी यूज करता है जीकाई, हाँ भाई मैग्नेटाइजेशन। और जो सरफेस, जो जमीन हवा मुड़ रही थी ना, उसे वो
को हल्का सा नीचे धकेल देता है, जिससे होता क्या, जो पानी सरफेस पे था वो पानी हवा में ऊपर उड़ जाता है और वो सारी की पूरी टीम मेंबर्स तो ऊपर है ही है, वो पानी हवा में उड़ जाता है सोजो के साथ, और वो पूरी की पूरी मे की जितनी भी लाइटनिंग होती है वो पूरी की पूरी पानी में फैलती है। जिसे देख के सोजो लाइक क्या कर रहे हैं लोग, इस बंदे ने जमीन को ही पुश कर दिया है और मेरे पानी को जो वाटर इसकी ही सॉर्ट से निकला था उसे ऊपर कर दिया है। मेरी सारी की सारी लाइटनिंग पानी में सर्ज हो रही है। अब अगर तुम नहीं समझो कि कैप्टन ने किया क्या है, बेसिकली हमारे सोजो का अटैक पूरा का पूरा फुली चार्ज लाइटनिंग थी, वो इन सब पे हिट होती, लेकिन हमारे कैप्टन ने जमीन नीचे कर दी तो जो पानी था वो ऊपर आ गया, और जैसे ही लाइटनिंग पानी में जाती है वो पूरी की पूरी लाइटनिंग पानी में जाने के बाद पानी में ही घूमने लगती है। तो इन सब के पास वो अटैक आता ही नहीं है। इस तरीके से इसका प्रॉपर प्रिपेयर्ड मेगी एस्थेसी कर दिया, इसी के पानी को इसी के अगेंस्ट यूज करके, इसी की एबिलिटी को यूज करके बेसिकली, जिसमें हमारा कैप्टन बोलता है हमने इतनी प्लानिंग करी है, इतने सारे लोगों ने मिलकर, इन 5 एलिट्स ने, चिहिरो ने, शिबा ने, अजामी ने, लेकिन सोजो तूने ये सब खुद अपने दिमाग से ही सोच लिया है। कुछ भी कहो, तू फाइटर तो बहुत अच्छा है सोजो। हम देख रहे होते हैं कैप्टन पे खून भेजे जा रहे होते हैं, ऑब्वियसली अटैक तो लगा है ना इन पे। हम सोजो के बेस में पहुंचते हैं और वो बंदा जिसके सामने गया था ना, हमारा चिहिरो, जो कॉल पे बात कर रहा था लास्ट एपिसोड के एंड में, वो बंदा आगे बता रहा होता है कि अगर तुम वेस्ट एंट्रेंस से जाओगे वहां पे बहुत कम सोर्सर्स असाइन कर रखे हैं। कम क्या, बेसिकली है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सिटीजन असाइन कर रखे हैं। और अगर तुम अंडरग्राउंड में जाओगे दोबारा तो तुम्हें सीढ़ियां मिलेंगी जो तुम्हें दूसरी लेवल पर लेके जाएंगी, और जिस लड़की को, जिस बच्ची को तुम ढूंढ रहे हो वो लेबोरेटरी में कैप्चर्ड है, और वो लेबोरेटरी लोकेटेड है हॉल के पीछे सेकंड बेसमेंट फ्लोर के अंदर। लेकिन हम इन दोनों बंदों को देखते हैं उसके गेट के सामने, ये वही दोनों बंदे हैं जो 4 को लेके आए थे गाड़ी में बिठा के। बहुत सारे सोर्सरर्स लुकआउट में है उस गेट के, मतलब ऑब्वियसली जिस बच्ची को यहाँ पकड़ के रखा हुआ है उसकी सेफ्टी के लिए तो सोर्सरर्स रखेंगे ना, वो उसकी निगरानी रखने के लिए। तभी वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे लिए बहुत बुरा है, बैटल तो इनएविटेबल है, तुम्हें बैटल करनी ही पड़ेगी, और मैं ऑब्वियसली तुम्हें देख के बता सकता हूँ कि तुम्हारे पूरी बॉडी में बहुत सारी चोटें लगी हुई है, तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा ना, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी पूरी बॉडी में पट्टी, हॉस्पिटल से उठ के आया बंदा, जाहिर सी बात है पट्टियां बंधी हुई है इसकी पूरी बॉडी में, चिहिरो की बॉडी में। और ये बंदा बोलता है मैं यही होप करूंगा कि तू वहां पहुंचे, मतलब उस गेट के सामने, और तू वहीं मर जाए। हम चिहिरो को देखते हैं इस पैनल में, पूरा डार्क सिर्फ और सिर्फ उसकी आंखें दिखाई जा रही हैं। हमें चिहिरो के फादर की एक बात बताई जाती है कि डीमन सॉर्ड्स के पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो थ्योरी से बिल्कुल परे है, जिसका कोई लेना देना नहीं थ्योरी से। देखो सिंपल है, जो डीमन सॉर्ड्स का पावर सोर्स है वो है एक डेटन रॉक जो नेचर में देता है, और वो काफी ज्यादा इंपॉसिबल है डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स के अंदर। तो अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, जो थ्योरेटिकल लिमिटेशन होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकली वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारी डीमन सॉर्ड ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर ओनर। जो थ्योरेटिकली सुनने में तो लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हाँ पॉसिबल है ये हमारे चिहिरो के फादर की थ्योरी है। और हम देखते हैं चिहिरो को अपने सर पे से वो जो पट्टी बनी हुई थी वो पट्टियां खोल रहा होता है अपनी, और हमें इस पैनल में सोजो भी दिखाया जाता है काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि उसकी कोई भी टेक्निक काम नहीं कर रही है ना एट दिस मोमेंट। तभी हम टाइम में हल्का सा पीछे पहुंचते हैं, फिर से वहीं जहां ये लोग बात कर रहे होते हैं, हॉस्पिटल में बैठे होते हैं, इसी के रूम में, इसी के बेड के सामने बातचीत चल रही है, और हमारा कैप्टन बोलता है क्या बोला तुमने, ट्रू फीचर क्या है डीमन सॉर्ड्स का? जिसमें चिहिरो बोलता है हाँ मेरे फादर ने एक बार बताया था, उनकी पावर बियॉन्ड थ्योरी है, वो चेंज हो सकती है। जिसमें कैप्टन इज लाइक जो अभी तक एबिलिटीज हमारे चिहिरो को पता है कि उस सॉर्ड की, मतलब जैसे कुरोगुमो की उसने 3 एबिलिटीज बताई हैं, उन एबिलिटीज के अलावा भी, क्योंकि अब वो सोजो के हाथ में है ना, तो जो बियरर है, मतलब जिसने वो सॉर्ड अपने हाथ में पकड़ रखी है, उसके अकॉर्डिंग सॉर्ड की भी एबिलिटीज, सॉर्ड के भी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल सकते हैं। ये थ्योरी थी चिहिरो के फादर की। तो इसका मतलब अब सोजो के हाथ में है कुरोगुमो, तो जो एबिलिटीज उसकी पहले थी, क्या पता अब आगे नई और एबिलिटीज जुड़ गई हो उसमें जो हमारे चिहिरो को ना पता हो। अब ये पर्टिकुलर जो रिवील है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वरना स्टोरी बहुत ज्यादा स्टैग्नेट नहीं हो जाती। तुम खुद सोचो, हमारा मेन कैरेक्टर चिहिरो, जिसे सारी की सारी सॉर्ड्स की सारी एबिलिटीज पता है, जिससे वो लड़ने जा रहा है उसे उस सॉर्ड के बारे में सब कुछ पता है, उसकी पूरी वीकनेस पता है, तो उसे तो इजीली हरा देगा चिहिरो। कुछ मसालेदार ट्विस्ट तो होना चाहिए, तो वो ट्विस्ट यही है कि चाहे चिहिरो को उनकी प्री बेसिक एबिलिटीज पता है जो पहले थी, लेकिन अब जो बियरर होगा, जो भी नया बियरर है उनका, उन सॉर्ड्स का, उस बियरर के अकॉर्डिंग जिसने वो होल्ड कर रखी होगी सॉर्ड, उसके अकॉर्डिंग उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बदलते रहेंगे, मतलब नई नई एबिलिटीज, नई सोर्सरी के फॉर्म्स इंक्लूड होते रहेंगे उन सॉर्ड्स के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है अब आगे कागुराबाची के वर्ल्ड में। तभी वो मुंह पे मास्क वाला बंदा बोलता है क्योंकि जो एबिलिटीज तुमने बताई है ना ये पावरफुल है बिना किसी डाउट के, लेकिन इन्हें सुनने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इतनी ज्यादा पावरफुल हो जिन्होंने पूरी पूरी वॉर खत्म कर दी हो, क्योंकि डीमन सॉर्ड्स ने एट द एंड ऑफ द पूरी वॉर खत्म करी थी ना। लेकिन ये जो हमने पावर सुनी थी कुरोगुमो की, वो इतनी ज्यादा पावरफुल तो थी नहीं, जिसमें हमारा चिहिरो आगे बताता है ऑब्वियसली कोई एब्सर्ड पावर नहीं, लेकिन इसे एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन समझ सकते हो तुम कि डीमन सॉर्ड्स के प्रति तुम्हारा इंटरप्रिटेशन कैसा है, तुम्हारी फिजिकल रीइंफोर्समेंट कैसी है, तुम्हारी विल कैसी है, स्ट्रांग है या वीक है। अब इस चीज को, मतलब डीमन सॉर्ड के कैरेक्टरिस्टिक को बहुत सारी चीजें चेंज कर सकती हैं जो अनक्लियर है, और यही पर्टिकुलर वो पार्ट है डीमन सॉर्ड का जिसे तुम एंटिसिपेट कर ही नहीं सकते हो डीमन सॉर्ड बनाते टाइम। हम सोजो के बेस में पहुंचते हैं, तुम सोच रहे हो कि भाई अजामी ने मना कर दिया, शिबा तो आना चाहिए ना। हाँ, हम अगले पैनल में शिबा को देखते हैं, शिबा भी आया यहाँ। शिबा बेसिकली उस बेस से थोड़ा सा दूर है, सामने एक झोपड़ी सी है। शिबा इसने काफी अच्छा काम किया इस बार। तभी शिबा सोच रहा होता है कि इस बार हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, और हम देखते हैं तब हमारे चिहिरो ने उन लोगों को मार देता ना, वो फोन कॉल वाले बंदे के पास, वहां भी शिबा खड़ा हुआ था, क्योंकि भाई साहब कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो जाते हैं ना। और शिबा चिहिरो की तरफ देख के बोलता है चिहिरो से कि जो हमारी टॉप प्रायोरिटी है वो है रेस्क्यू करना 4 को, एडिशनली हमें इन्वेस्टिगेट भी करना है, क्योंकि इन्हें
इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए हिसाको से रिलेटेड और सिनुची स्वॉर्ड के बारे में, क्योंकि वो सिनुची स्वॉर्ड भी तो सपोजिटली सोजो के ही पास है ना। अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है कि सोजो उसे ऑक्शन में रखने वाला है अंडरग्राउंड के अंदर 1 महीने बाद, तो वो स्वॉर्ड भी तो यहीं आसपास होनी चाहिए। तो हिसाको और उस स्वॉर्ड की इन्वेस्टिगेशन शिवा कर रहा होता है। बेसिकली शिवा उस बंदे से पूछता है ये 2 वर्ड से सुन के कुछ समझ में आ रहा है हिसाको सिनुची, जैसे वो बंदा बोलता है नहीं ये तो मेरे को पहली बार सुने लग रहा है। एक झोपड़ी है जो अंडरग्राउंड स्टोरेज के साथ कनेक्टेड है, यहीं पास में इस बेस से थोड़ी दूर। हमारे ही ग्रुप के साथ में जो कुछ सोर्सर्स हैं उन्हें उस झोपड़ी में असाइन किया गया है। काफी सस्पिशियस है, लेकिन हाँ इस बेस से थोड़ी सी दूर है वो, जिसमें चेरो शिवा की तरफ देख के बोलता है हमें स्प्लिट होना चाहिए। शिवा इज लाइक हाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है स्लोली एक एक करके चीजें करने का। तुम एक काम करो, 4 को रेस्क्यू करो, मैं उस झोपड़ी को इन्वेस्टिगेट करता हूँ जितना जल्दी हो सके और कैचअप करता हूँ तुम्हारे साथ। और हाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम नहीं लड़ सकते हो इस बॉडी कंडीशन के अंदर, तो कोशिश भी मत करना। और अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि अब तुम्हें बैटल करनी ही पड़ेगी किसी सोर्सर के साथ इन्फिल्ट्रेट करने के लिए आगे, तो तुम्हारा रोल सिंपल है, तुम स्टैंड बाय पे रहोगे, तुम बस इंस्पेक्ट करने जा रहे हो एनिमी को। तुम थोड़ी देर के लिए रुकोगे, जैसे मैं उस लोकेशन पे आऊंगा हम आगे चलेंगे। वहीं सीन कट होता है, हम आगे देखते हैं हमारा चेरो पहुंच चुका है उसी गेट के सामने, जो 2 सोर्सर्स खड़े हुए हैं, बाकी के लोग गार्ड घूम रहे हैं इधर से उधर। चेरो पहुंचता है वहां हॉल के पीछे और चेरो देख के बोल रहा होता है कि सिर्फ एक ही तरीका है, मतलब यहाँ इस रूम के अंदर एंटर करने का, मैं पीछे से भी देख के आ चुका हूँ, सिर्फ यहीं से घुसना पड़ेगा। चेरो अपना लेफ्ट हाथ देखता है, उसका लेफ्ट हाथ अभी भी मूव नहीं कर रहा होता है। तभी सामने से उन दोनों बंदों में से एक बंदा बोलता है चलो टाइम हो चुका है, आज का कोटा पूरा करते हैं। दूसरा बंदा जाते हुए बोलता है यार मेरे को भी देखना है। जिसमें पहला बंदा बोलता है तूने रीजनरेशन इतनी बार तो देख लिया, कितनी बार और देखेगा। जिससे सुन के चेरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मतलब ये लोग बेसिकली उसकी कोई ना कोई बॉडी पार्ट ही काटने जा रहे हैं, तभी तो ये रीजनरेशन की बात कर रहे हैं। इसीलिए चेरो को गुस्सा आता है इसे सुन के ये लोग फिर से टॉर्चर करने जा रहे हैं 4 को। और चेरो सोच ही रहा होता है, तभी एक सोर्सर जो हमने स्टार्टिंग में छत पे देखा था ना, वो एक साथ चेरो के पीछे आ जाता है और चेरो पीछे नोटिस करता है जो शिवा को भी सेंस हो जाता है। मान लिया शिवा टेलीपोर्ट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शिवा को सेंस भी हो जाता है। क्या क्या एबिलिटी है शिवा की, कोई बताएगा मुझे? शिवा पीछे मुड़ के देखता है, शिवा इज लाइक उसे ऑलरेडी ढूंढ लिया किसी ने, मतलब ऑलरेडी पकड़ लिया किसी ने। शिवा पीछे देख ही रहा होता है बेस की तरफ, तभी सामने झोपड़ी में से 2 सोर्सर्स निकलते हैं। वो शिवा की तरफ देख के बोलते हैं कौन हो तुम? जिसमें शिवा उन दोनों की तरफ देख के बोलता है तुम्हें देखने में तो तुम दोनों स्ट्रॉन्ग लग रहे हो, देखो इसका मतलब इस झोपड़ी में काफी इंपॉर्टेंट सामान रखा हुआ है। अगर तुम दोनों को ऐसा गार्ड रखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब इस झोपड़ी में इंपॉर्टेंट सामान है, इंटरेस्टिंग। और शिवा ये बोलते हुए अपने दिमाग में सोच रहा होता है मेरे को इस सब को छोड़ के चेरो के पास जाना होगा जल्द से जल्द। हम 4 के सेल के पास पहुंचते हैं, वहाँ थोड़ा सा लोगों में कमोशन हो रखा होता है कि कोई इंट्रूडर आया है। तभी यहाँ से एक डॉक्टर भगा हुआ जाता है कि अब एक्सपेरिमेंट का क्या होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं करना क्या अब? तभी एक बंदा बोलता है उस इंट्रूडर के पास एक डीमन स्वॉर्ड है, ये वही बंदा है जिसकी सोजो बात कर रहा था, मतलब चेरो की। जिससे सुन के 4 इज लाइक चेरो। और हम देखते हैं ये सीन नाउ सी। चेरो सबसे पहली बात तो बहुत छोटा है, 18 साल का। उसकी एट दिस मोमेंट पूरी बॉडी ब्रूज्ड अप हो रखी है, लेफ्ट हार्ट चल ही नहीं रहा है, पूरी बॉडी में गंदी चोटें लगी हुई है। और इसके सामने एक तो सबसे पहले ये दोनों सोर्सर्स जो गाड़ी में लेके आए थे 4 को, उसके अलावा ये छत वाला सोर्सर और बाकी के बॉडीगार्ड, इतने सारे लोग सामने खड़े हुए हैं। तभी वो दोनों जुड़वा भाई बोलते हैं गार्ड्स क्या कर रहे हैं? तभी वो छत वाला बंदा बोलता है मैं चेक करने आया था क्योंकि मेरे को ब्लड की स्मेल आ रही थी, बहुत सारे लोग मरे हैं, उनके वाइटल स्पॉट्स को एक झटके में स्लैश किया गया, जिससे वो बिना साउंड के हंगामा के एक झटके में मर गए। जिसमें चेरो के सामने जमीन में एक अजीब सी बॉल आती है, उस बॉल में से पूरा इतना बड़ा सोर्सर बाहर निकलता है, इतनी बड़ी स्वॉर्ड लेकर। चेरो पीछे जंप करता है, चेरो इज लाइक लड़ना तो पड़ेगा। चेरो सीधा अपनी कोरो एक्टिवेट करता है और लॉन्ग रेंज अटैक फेंक के मारता है, जिसे नया सोर्सर अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। और चेरो उसकी तरफ देख ही रहा होता है, तभी एक और वो जायंट सा बंदा भगा हुआ आता है चेरो में मुक्का मारने के लिए, जिसे चेरो डॉज करता है। और चेरो सोच रहा होता है कि मैं अपनी पूरी की पूरी फिजिकल स्ट्रेंथ और स्लैशिंग स्पीड को यूज नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ एक ही हाथ से। और जो हमारे चेहरों ने डॉज किया होता है, वो बंदा अपना पूरा हाथ घुमाता है और चेहरों में देके मारता है। चेहरों वहां से उड़ता हुआ जाता है, सामने दीवार में लगता है, जिसमें वो जुड़वा भाई बोलते हैं एक के बाद एक चलो बढ़िया है, हमारे लिए इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है। और वो आगे बोलता है कि तू ऑलरेडी अपनी बॉडी की लिमिट पर है, अभी हमने सोजो से सुना है तूने डीमन स्वॉर्ड की लाइटनिंग टैंक करी है ना, ये बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है कि तू अभी हिल डुल पा रहा है उस अटैक के बाद, लेकिन इतना तो तेरे अंदर समझ होनी चाहिए, तो इस हालत में यहाँ आया है मरने के लिए। हमारा चेहरो जैसे तैसे उठता है, उसके मुंह में से खून ही खून निकल रहा होता है। चेहरो सोच रहा है क्या मैं नीचे की यूज करूं? नहीं, ये ज्यादा लोग हैं, सारा का सारा एरिया पूरा मैसअप हो जाएगा अगर मैं फेल कर जाता हूँ इन्हें हराने में, और क्या पता मैं इन्हें मारने से पहले खुद ही पास आउट हो जाऊं नीचे की यूज करता हुआ। इसकी जो स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी है वो चेहरो सोच ही रहा होता है। सोचते सोचते वो बंदा अपनी डीमन स्वॉर्ड ऊपर घुमाता है, कोरो यूज करता हुआ। ऊपर जो लैंप होता है वो फट जाता है बीच में से, क्योंकि उसने लॉन्ग रेंज अटैक फेंक के मारा है ना। एक साथ पूरे एरिया में अंधेरा हो जाता है। देयर लाइक अरे क्या हो गया, जो दूसरी लाइट है हमारे पास स्पेयर लाइट, उसे ऑन करो, हमें दिखना तो चाहिए कहाँ गए। तब तक लाइट ऑन होती है, चेहरो वहां से गायब। जिसमें जुड़वा भाई बोलते हैं क्या वो यहाँ से भागा है? कुछ ज्यादा ही बुरा हुआ उसके साथ। दूसरा बंदा सबको ऑर्डर देता है कि वो यहाँ से बच के नहीं जाना चाहिए, सोजो को उसकी डीमन स्वॉर्ड चाहिए, जितने भी मैंने उन सबको मोबिलाइज करो, एंट्रेंस को सील करो। वो बंदा ऑलरेडी वीकेंड हालत में, ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसकी डीमन स्वॉर्ड लेना। हम देखते हैं गार्ड चारों तरफ फैले हुए हैं। वो बंदा आगे बोलता है वही जुड़वा भाई कि उसकी रिमेनिंग पावर बहुत ज्यादा कम है, वो बेयरली नॉन सोर्सरर गार्ड्स को मार पाया है जैसे तैसे। हाँ उसके पास एक डीमन स्वॉर्ड है, लेकिन अब हमें उससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा थकी हुई हालत में अभी, अधमरा तो है, उससे क्या डरेंगे। जिसमें हमारा चेहरो बैठा हुआ एक कोने में छुपा हुआ, और चेहरो यही सोच रहा होता है कि काश मेरा ये लेफ्ट हाथ काम कर रहा होता और मेरी बॉडी अगर परफेक्ट कंडीशन में होती तो मैं
इन सबको मार देता है। और चेहरो वही सोचे जा रहा होता है कि क्या मैं उसे बचा सकता हूँ चार को। वो सारा कुछ सिनेरियो होता हुआ देखता है। तब उस मेनियक ने उसका पैर फोड़ा था, सो जो चार करो ना, पैर कटा हुआ। और चेहरो बैठा बैठा सोच रहा होता है लेकिन क्या अगर मैं परफेक्ट कंडीशन में होता तो क्या मैं इसे बचा भी पाता। अब सोचने से क्या ही होगा, मैं अभी फाइट करने की हालत में हुई नहीं अपनी करंट स्टेट के अंदर। उसे बार बार चार का पैर दिख रहा होता है और चेहरो वही सोच रहा होता है अभी भी कि बेस्ट तरीका यही रहेगा कि मैं वेट करूं शिबा का। तब तक यहाँ पे शिबा आ नहीं जाता। उसे फिर से चार की वो मेमोरी याद आती है। तब चेहरो ने बोला था उससे, क्या तुमने मेरे पे ट्रस्ट करने की कोशिश करी थी? चार ने बोला था हाँ। मतलब वो बेसिकली उसी मेंटल डिलेमा में फंसे जा रहा है कि क्या वो यहाँ से जाए, बचाने की कोशिश करे। तभी उसे चार की मेमोरी आती है और चेहरो अपनी आंख बंद कर लेता है, यही सोचता हुआ कि मैं कुछ भी नहीं बचा पा रहा हूँ। तभी एक साथ उसे एक फादर की मेमोरी याद आती है। तब उसका फादर उस पर चीख रहा था कि चेहरो थोड़ी सी ठंड ठंड का मौसम हो गया ना। और हमारा चेहरो एकदम शांत बैठा हुआ है। उसके बाद जाता है कुनिशी के। चेहरो इज लाइक, अरे क्या हुआ, इतना ऑफ क्यों बैठा है? चेहरो बोलता है नहीं ऐसा कुछ तो नहीं है, मैं बस ये सोच रहा हूँ क्या मैं सेटिस्फाइड रहूंगा जैसे अभी चीजें चल रही हैं इन चीजों से। मैं डेली देखता हूँ अपनी आंखों से कि तुम किस तरीके से काम करते हो। मैं किताबें पढ़ रहा हूँ सोर्स बनाने की और तुम्हारे बारे में जानकर, और ये सारे डेली के काम करके जितना ज्यादा मैं समझ पा रहा हूँ ना कि मैं इस काम को कैसे करूंगा, उतना ही ज्यादा मैं कन्विंस हो रहा हूँ कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता फादर, मैं तुम्हारे जैसा बन ही नहीं सकता। जिसमें चेहरो का फादर बोलता है ऑब्वियसली नहीं बन सकता है तू। जिसमें चेहरो बोलता है अरे फादर सुन तो लो, मैं बोल क्या रहा हूँ, एटलीस्ट तब तो ध्यान से सुन लो, तब तुम्हारा बेटा इतना सीरियस बातों पे बात करने की कोशिश कर रहा है। जिसमें उसका फादर मजाक में बोलता है कि चेहरो तुम ना रिजेंबल करते हो अपनी मदर को, और तुम्हारी ये लॉजिकल थिंकिंग भी तुम्हारी मदर पर ही गई है। तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो, पता है तुम्हें, कभी कभी तुम एकदम ऐसे हो जाते, ऐसे एकदम सीरियस स्ट्रेट फेस के साथ। देखो सिंपल सी बात है, जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, जो मेरी टीचिंग्स हैं, तुम उन्हें अच्छे से सुन रहे हो, अच्छे से फॉलो कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिस चीज पर मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। लेकिन जो मेरी टीचिंग्स हैं, तुम उनसे कभी भी स्टिक मत होकर रहना। जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ हमेशा तुम वही मत रखना, क्योंकि अगर तुम बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाओगे ना कि जो पाथ मैंने फॉलो किया है तुम उसी पाथ को फॉलो करो, उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस हो जाओगे सेम पाथ पर चलने के लिए, तो जो मीनिंग है, मेरे को बात बोलते हुए भी एकदम रोंगटे खड़े हो रहे हैं, जो मीनिंग है कि एक पर्सन बॉर्न हुआ है रुकेहीरा चिहिरो नाम का, वो मीनिंग नहीं खो जाएगा। क्योंकि जो पाथ कुनिशिगे एक बंदा ऑलरेडी फॉलो कर चुका है, तुम एग्जैक्टली डिट्टो सेम ही पाथ फॉलो कर रहे हो, तो जो चिहिरो होना चाहिए, जो उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसका मीनिंग खत्म हो जाएगा फिर। जो बात हिट करती है चिहिरो को, और चिहिरो का फादर उसकी तरफ देख के, मेरी तरफ बनना चाहता तू मेरे को हंसी मत दिला, तुझे पता है ना तू अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता। जिसमें चिहिरो बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है, साफ सफाई करना, खाना बनाना? चिहिरो का फादर बोलता है हाँ। चिहिरो आगे बोलता है मैं गोल्ड फिश का ध्यान रखता हूँ, डिशेस करता हूँ मैं। जिसमें चिहिरो का फादर बोलता है नहीं नहीं इतना ज्यादा नहीं, डिशेस मैं भी कर लेता हूँ। फिर चिहिरो का फादर बोलता है तो अगर मैं समरी में बात करूँ, अगर तुम फिर से ऐसे बन जाते हो एकदम सीरियस, तो थोड़े काम हो, थोड़े फ्लेक्सिबल हो, जो तुम्हारी फिंगर्स की शेप होनी चाहिए तुम अपनी एक शेप खुद ढूंढो। जिसमें चिहिरो बोलता है फादर आप और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स करते जा रहे हो इन बातों को। जिसमें चिहिरो का फादर देख मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे भी कर सकता हूँ। जिसमें चिहिरो बोलता है कि पापा थोड़ा ज्यादा तेज बोल रहे हो तुम। जिसमें चिहिरो का फादर बोलता है अच्छा ऐसा है, चल हाथ छोड़ दे, मैं पैर यूज कर लेता हूँ ना, फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, मैं पैर यूज करके दिखाता हूँ। और हम देखते हैं चिहिरो को रोते हुए कि चिहिरो रोने लगता है। सी आई डोंट नो तुम में से ये पर्टिकुलर चीज कितने लोग रिलेट कर पाएंगे। हमसे जो प्रीवियस जनरेशन होती है उनका हमेशा से एक प्री कंसीव्ड मोशन, एक माइंडसेट होता है। हमसे जो अगली जनरेशन आएगी वो सर्टेन सेट ऑफ रूल्स फॉलो करे, या फिर जैसा हमारा पाथ है वैसा फॉलो करे। और ये बात बोलना एज अ फादर कि भाई तुझे जो करना है कर, एक तरीके से उसने यही बोला है, तू मेरा पाथ क्यों फॉलो करना चाह रहा है, फ्लेक्सिबल बन, तू चिहिरो बन, कुनिशिगे क्यों बन रहा है। ये बात एक बच्चे के लिए, एक बेटे के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तुम में से कौन इस बात से रिलेट करता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चिहिरो रोते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोलता है मैं समझ गया, हो गया बहुत हो गया, अब अपने पैरों से एंगल मत बनाओ, ठीक है मैं समझ गया फ्लेक्सिबल होना है। हम रियल टाइम में वापस आते हैं। चिहिरो अपना पसीना पूछता है, चिहिरो इज लाइक कामली अच्छा। और वो दोनों जुड़वा भाई गेट खोल के अंदर देखते हैं, सामने से डॉक्टर बोलते हैं इंट्रूडर का क्या हुआ। वो बोलते हैं नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, बाकी के जो लोग हैं उसे हंट करने गए, उसे छोड़ेंगे नहीं, घबराओ मत, तुम बिगिन करो अपने एक्सपेरिमेंट, जैसा प्लान था वैसे ही करो तुम आगे। ये लोग जाते हैं, चार का वो गेट खोलते हैं, उसे उसकी टी शर्ट से पकड़ते हैं, खींचते हैं उसे। चार को उसकी मदर का चेहरा याद आता है। वहां सारे के सारे लोग ढूंढे जा रहे हैं कि कहां चला गया चिहिरो, वो कावर्ड, शायद ये फोर्ट्रेस से मतलब इस बेस से बाहर ही चला गया हो अब तक चिहिरो। जिसमें वो छत वाला बंदा बोलता है नहीं उसकी पूरी बॉडी पे ना ब्लड लगा हुआ है गार्ड्स का, मैं अभी भी सूंघ सकता हूँ, यहीं आसपास है वो ये बोल ही रहा होता है। तभी हम एक गोल्ड फिश उड़ती हुई देखते हैं। तभी वो छत वाला सोर्सर बोलता है देखने में ऐसा लग रहा है तू रेडी है, इवन दो तू कुछ भी नहीं कर सकता है। और हमारा चिहिरो बताता है कि एंथन की 3 एबिलिटीज हैं। एक साथ हम देखते हैं बहुत सारी गोल्ड फिश निकलने लगती हैं छोटी छोटी। अब 3 एबिलिटीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली कुरो जो कि लॉन्ग रेंज अटैक है, जो अभी तक बहुत बार यूज कर चुका है। सेकंड एबिलिटी AKA मतलब जिसमें हमारा चिहिरो एब्जॉर्ब कर सकता है सामने से आता हुआ अटैक, और उस अटैक को एब्जॉर्ब करके उसी के मुंह में फेंक के मार सकता है, दिस इज AKA। थर्ड है निशिकी, जिसमें हमारे चिहिरो के सारे स्टैट्स बूस्ट अप हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है चिहिरो, उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी सब बढ़ जाती है। तभी चिहिरो बोलता है कामली, मोर फ्लेक्सिबली, यही सब बोल लेते हैं ना उसके फादर ने। चिहिरो बोलता है मुझे माफ करना चार, सारी चीजें ओवर हो जाएंगी इसी अटैक से। और हम देखते हैं भाई पूरा रूम भर जाता है गोल्ड फिशेस से। हमारा चिहिरो बाहर निकलता है और चिहिरो बोलता है मैं सारी चीजें टेयर अपार्ट कर दूंगा तुम्हारे लिए। और चिहिरो यूज करता है कुरो जो कि
कि लॉन्ग रेंज अटैक है, और एक और एबिलिटी यूज करता है चिगरी, नया अटैक जो इसने फ्लेक्सिबल होकर बनाया है। ये बेसिकली हमारे कुरो का एडवांस वर्जन है, जिसकी एबिलिटी हमें आगे पता चल जाएगी। और हम आगे देखते हैं एक छोटी सी बैक स्टोरी हमारे इस 4 कैरेक्टर को आगे और भी ज्यादा स्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमें इसके बारे में और कुछ पता ही नहीं है ना। सिर्फ इतना पता है कि एक ऐसे क्लेन से है जहाँ पे रीजनरेटिव एबिलिटीज है। और हम पास्ट में पहुंचते हैं 4 की मदर और ये खाना खा रहे होते हैं। 4 की मदर उसे खाना बोलती है कि खाने से पहले ना एक बार तुम इधर आओ, तुम्हारी जो चोट लगी थी उसे देखते हैं। जिसमें 4 बोलती है नहीं वो तो काफी ज्यादा बेटर हो गई पहले से। 4 की मदर देखती है, उस पर अपना हाथ रगड़ती है। 4 की मदर बोलती है एकदम नए जैसा, और तुम्हारा ये मतलब बेसिकली चोट लगी है और ये ठीक होगी, किसी ने तो नहीं देखा। 4 बोलती है नहीं। जिसमें 4 की मदर बोलती है हमें और भी ज्यादा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा, तब तुम स्कूल जाओगी। जिसमें 4 की बेटी बोलती है 4 की बेटी हो जाता है भाई, रात के ऑलमोस्ट 3:30 होने वाले हैं तब मैं ये शूट कर रहा हूँ। हमारी 4 बोलती है लेकिन हम इसे दिखा क्यों नहीं सकते किसी और को। जिसमें 4 की मदर बोलती है अगर कोई बुरा बंदा देखेगा और तुम्हारी इस स्पेशल पावर के बारे में पता चलेगा कि तुम रीजनरेट कर सकती हो, मतलब बेसिकली ऐसे हील अप कर सकते हो इतनी जल्दी, तो वो तुम्हारी इस एबिलिटी को काफी सारे गलत कामों में यूज करेंगे। समझ गई ना तुम इसके बारे में किसी को भी मत बताना अपनी पूरी जिंदगी में, अनलेस कोई तुम्हारा बहुत ही ज्यादा स्पेशल बंदा हो। जिसमें 4 बोलती है मामा क्या आपने बताया था अपने इस एबिलिटी के बारे में, क्योंकि उसकी मदर के पास भी तो सेम ही एबिलिटी है। जिसमें 4 की मदर बोलती है हाँ एक बार बताया था, जिससे मैं काफी ज्यादा प्यार करती थी, मतलब वो इसका फादर ही होगा 4 का। वो बोलती और फादर एक साथ रुक जाती है और वो आगे बोलती है कि जिस बंदे को उसने बताया था, मतलब बेसिकली 4 के फादर को, वो इस एबिलिटी के बारे में सुनकर ही बहुत ज्यादा डर गया था और भाग ही गया था। तो इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा संभल के चूज करना होगा, जिससे तुम मेरी तरह ऐसे लोनली ना रहो, अकेली ना पड़ जाओ। जिसमें 4 अपनी मदर की तरफ देख के बोलती है क्या तुम खुश नहीं हो मदर। जिसमें 4 की मदर बोलती है नहीं मैं बस खुश नहीं हूँ बिकॉज मेरे पास तुम हो 4, मैं हैप्पीएस्ट पर्सन हूँ इस पूरे प्लेनेट की। जिसमें 4 भी एक साथ खुश हो जाती है और दोनों माँ बेटी एक साथ लग जाती है चलो अब खाना खाएंगे। ये चल ही रहा होता है, तभी इनके घर में सोजो आ जाता है। वहीं से सीन कट हो जाता है, हम इन रियल टाइम में वापस आते हैं जहाँ पे हमारे चेहरों ने बहुत सारी छोटी छोटी गोल्ड फिश एक साथ इमर्ज हो गई हैं। और हमारा चेहरा बोलता है कि माफ करना 4 लेकिन मैं इस सबको यहीं खत्म करता हूँ। और वो यूज करता है कुरो स्कैटर, वो छत वाला सोर्सर जंप करता हुआ आता है इसकी तरफ। और वो बंदा बोलता है काफी बढ़िया शो चला रखा है तूने यहाँ पे, बताओ क्या छोटी छोटी गोल्ड फिशेस उड़ा रखे हैं तूने हवा में, तुझे क्या लग रहा है तू हमें इस शो से डरा देगा। इस तेरी कंडीशन में तू हमें तो छोड़ एक छोटी सी मक्खी को हट नहीं कर सकता है। और हमारे चेहरों ने कुरो स्कैटर यूज करी और अपनी वो स्वॉर्ड घुमाता है। हम क्या देखते हैं वो अटैक इस छत वाले सोर्सर ने ब्लॉक करने की कोशिश करी होती है, इसकी लिटरली आधी बॉडी काट देता है। क्या हुआ ये, उसने आयरन गॉन्टलेट को काटा है बॉडी समेत। सारे लोग देख के सरप्राइज होते हैं कि एक सिंगल अटैक में इसने इतनी दूर से इस बंदे को काट दिया बीच में से। जिसमें हमारा चेरो बोलता है टेक्निकली ये सिंगल कट नहीं है, ये जो वो छोटे छोटे कुरो अटैक्स यूज कर रहा है ये एक तरीके से ऐसे काम करता है कि तुमने चाकू को बहुत ज्यादा गर्म कर लिया, उसे बटर पे रख दिया है, तो ऑब्वियसली वो ऐसे स्मूथ इन स्लाइड होकर जाएगा। ये पर्टिकुलर टेक्निक सेम अमाउंट में एनर्जी यूज करती है जितना एक नॉर्मल कुरो करती है, मतलब वही लॉन्ग रेंज अटैक, लेकिन ये उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। लेकिन उसके बदले में अगर मैं छोटे एरिया में अटैक कर रहा हूँ तो उस छोटे एरिया में अगर मेरे को बहुत रैपिड स्लैशेस मारने हैं उसके लिए ये सबसे परफेक्ट टेक्निक है। तो बेसिकली हमारी ये कुरो स्कैटर मतलब कुरो चिगरी हमारे कुरो का ही एक एडवांस फॉर्म है। और हमें नैरेटर बताता है कि चेहरों ने एक अटैक नहीं मारा है उस बंदे के अंदर, चेहरों ने उसके अंदर 20 मिनी अटैक्स मारे थे प्रॉपर, मतलब एक तरीके से कॉम्बिनेशन था वो। लेकिन देखने में ऐसा लगा था कि वो उसमें एक ही अटैक पड़ा हो क्योंकि उसकी बॉडी एक झटके में कटी थी। अब ऑब्वियसली टेक्निक तुम्हारी एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा करती है, लेकिन ये तुम्हें एनेबल करती है कि तुम हाई पावर्ड कॉम्पैक्ट स्विंग्स कर पाओ जिससे तुम्हारी बॉडी पे ज्यादा टोलना पड़े, क्योंकि चेहरों की बॉडी की हालत ऑलरेडी इतनी ज्यादा खराब है ना। इसलिए जिसमें हमारा नैरेटर आगे बताता है कि हमारा चेहरो इस टेक्निक को लॉजिक लगा के कभी नहीं बना पाता, ये एक सडन ब्रेक थ्रू है जो उसकी इतनी ज्यादा खराब बॉडी की कंपेंसेशन के तौर पे मिला है उसे, जो उसके इंस्टिंक्ट्स की वजह से उसकी बॉडी में एक साथ ये अटैक का थॉट आया है। और उसी एक्सट्रीम कंसंट्रेशन के सिचुएशन में उसकी अंदर की अंडरस्टैंडिंग मतलब हमारे डीमन स्वॉर्ड को लेकर बढ़ जाती है। जो हमारे चेहरों के फादर ने बोला था ना कि ट्रांसफॉर्म करती रहती है डीमन स्वॉर्ड्स, ये बेसिकली एक तरीके से वही ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसका कुरो ही एबिलिटी थी एंटन की, वो आगे ट्रांसफॉर्म होकर कुरो चिगरी बन चुकी है, उसका और भी एडवांस वर्जन। और हमारा चेहरो सामने खड़ा हुआ निशिकी यूज करता है, और निशिकी तो है ही उसका पावरफुल अटैक। वो बंदा सामने देख रहा होता है अभी तो था चेहरो कहाँ चला गया, वो बंदा अपने पीछे देखता है, बंदा जो उसके पीछे होता है उसकी गर्दन कटी हुई है, चेहरो साइड वाली गर्दन काट रहा है, चेहरो ने एक झटके में 4 बंदों को मार दिया है। और हम टाइम में पीछे जाते हैं फिर से, तब सोजो उनके घर पे गया था, टेबल पे खाना फैला हुआ है और सोजो बोलता है कि अगर तुम फ्लैश खाते हो क्यों ना होगी क्लैन का तो तुम इमॉर्टल हो जाओगे। एक डेकेड पहले वॉर के कुछ टाइम बाद ही ये अफवाह बहुत ज्यादा फैलने लगी थी, और इसी अफवाह के चक्कर में पूरे के पूरे क्योनागी क्लैन की ऐसी तैसी कर दी थी लोगों ने, सबको मार दिया था चुन चुन के, पूरा क्लैन एक्सटर्मिनेट हो गया था। काफी बढ़िया स्टोरी थी। हम देखते हैं सोजो दोनों माँ बेटी को यहाँ ले आया है जेल के अंदर और एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और सोजो उनकी तरफ देख के बोलता है सिर्फ कुछ ही टाइम पहले एक सर्टेन बंदे ने हमें वो इन्फॉर्मेशन दी है। अब सी इसकी मदर ने क्या बोला था कि मैंने सिर्फ एक ही बंदे को बताया था हमारी इस पावर के बारे में, और कौन था 4 का फादर। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है, उसी से, मतलब उसी बंदे ने इन्फॉर्मेशन दी थी 4 के ही फादर ने, जिसे सुन के 4 की मदर के होश उड़ जाते हैं। और सोजो आगे बताता है कि उस मैसेकर के दौरान, तब उस क्लैन का मैसेकर हो रहा था, एक अकेली बच्ची वहां से भाग
गई थी और उस पर्टिकुलर टाइम पे वो लड़की 13 साल की हुआ करती थी और अब वही लड़की काफी सिंसियरली रहती है अपनी बच्ची के साथ। मतलब चिहिरो की मदर ही भागी थी और सोजो बोलता है कि तुम्हारे खुद के जिए हुए एक्सपीरियंस से अभी तक ऑब्वियस हो जाना चाहिए कि तुम्हारा ये जो ब्लड है ना काफी महंगा है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है तुम अंधी हो गई थी क्योंकि तुम्हें थोड़ी सी खुशियां मिल गई थी ना, तो तुमने अपने ही जैसी एक और बीइंग को इस दुनिया में जन्म दे दिया, इस चार को। और हम देखते हैं चार की मदर को बांध रखा है, चार पे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और सोजो बोलता है कि अगर मैं अपनी तरफ से बात करूं मेरे लिए तो बढ़िया है क्योंकि तुमने मुझे एक एडिशनल सैंपल और दे दिया है। तो चार तो है ही है, चार की माँ भी, दो लोग हो गए हैं इसके पास सैंपल के तौर पे। और हम देखते हैं एक दिन चार के काफी सारे ब्रूसेस लगे हुए हैं, चार की मदर बंधी हुई है, चार रोई जा रही होती है, चार की मदर उससे बोलती है कि मुझे माफ करना, ये सब मेरी खून की वजह से हो रहा है, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। सिर्फ अगर मैं तुम्हारी मदर नहीं होती तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा बेटर, बहुत ज्यादा हंसी खुशी से बीतती। जिसमें चार अपनी मदर की तरफ देख के बोलती है अपने आंसू पोंछती हुई, नहीं मामा मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ मामा। अब इस बात को सुन के उसकी माँ भी उसकी तरफ देख के रोने लगती है, दोनों माँ बेटी गंदी तरीके से रोने लगती है। फिर हम रियल टाइम वापस आते हैं, वो दोनों जुड़वा भाई बोलते हैं कि इस बच्ची की मदर कुछ ज्यादा ही रेकलेस थी ना, अभी चार पे एक्सपेरिमेंट और होते हैं क्योंकि ये लोग लेके गए ना डॉक्टर के साथ। तभी दूसरा भाई बोलते हैं हाँ इसकी मदर काफी ज्यादा रेकलेस थी, वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था, तब उसने एस्केप किया अपना सेल, उसने चाबी चुराई थी गार्ड से और कुछ लोगों को मारा भी था उसने। तभी हम देखते हैं चार सोच रही होती है, चार की मदर ने उसे एक डट में डाल दिया था और चार बोल रही होती है कि मामा इसे खोलो। लोग पूरे वहां भगदड़ मची हुई है सोजो के बेस में कि वो लोग भाग चुके हैं, यहाँ से एस्केप कर चुके हैं। जिसमें चार की मदर वहां अंदर डट में से बोल रही होती है कि मामा तुम्हें भी साथ आना होगा। जिसमें चार की मदर बोलती है कि मैंने हर जगह सर्च कर लिया अच्छे से और यही इकलौती जगह जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, मैं इस रास्ते से फिट इन नहीं हो पाऊंगी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मैं यहीं पे रहती हूँ, इन्हें रोक करने की कोशिश करती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। जिसमें चार बोलती है नहीं फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। जिसमें चार की मदर बोलती है नहीं चार मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी जिंदगी, एक खुश जिंदगी जियो। जिसमें चार रोने लगती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है मामा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ रहने से, मैं ऑलरेडी बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ रहकर। जिसमें चार की मदर बोलती है मैंने बोला ना नहीं, देयर इज नो वे कि तुम यहाँ पे रहने वाली हो इस जहन्नुम में। तभी एक साथ इस कमरे में आ जाते हैं गार्ड्स कि ये लोग यहाँ पर हैं, वो खोलने की कोशिश करते हैं। चार की मदर ने वहाँ कुछ बॉक्स वगैरह अड़ा रखे हैं। चार की मदर बोलती है कि चार प्लीज जाओ यहाँ से। तभी बड़ा सा दरिंदा जिसने मुक्का मारा था ना अभी हमारे चेहरों में, वो आता है, वो बोलता है रास्ते से हटो, मैं इस सबको धकेलता हूँ पीछे। जिसमें चार वहाँ बैठी बैठी रोने लगती है कि नहीं मामा मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो दोनों जुड़वा भाई इन रियल टाइम बात कर रहे होते हैं कि उस बंदी ने टॉर्च भी किया था इक्विपमेंट को, उसने माचिस लिए थे कुछ गार्ड से, उसने कुछ रिसर्चर्स को भी जला दिया था। जिसमें हमारी चार की मदर उस पॉइंट ऑफ टाइम पर से भगा रही होती है चार को कि जा यहाँ से जा। चार भागने लगती है दूसरी तरफ, यही सोचती हुई कि तुम ही हो वो इकलौती जिसने मुझे सिखाया था। मतलब ये पूरा इक्विपमेंट भी जला दिया था चार की मदर ने, जिस इक्विपमेंट में ये पूरी की पूरी ऑपरेशंस हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये इक्विपमेंट भी डिस्ट्रॉय कर दिया था चार की मदर ने। तभी हम रियल टाइम में वापस आते हैं, वो दोनों जुड़वा भाई बोलते हैं कि हमें ज्यादा टाइम मिला इस इक्विपमेंट को दोबारा बनाने में और हमें ये बच्ची वापस मिल गई। मतलब टेक्निकली ऐसे भागी थी यहाँ से चार। तभी हम उस जाइंट बंदे को देखते हैं, वो बंदा बोलता है मुझे जरूर बताना अगर कोई स्लाइटेस्ट चेंज भी होता है तो मैं हैंडल कर लूंगा उसे आराम से। तभी हम देखते हैं उस लंबे शॉर्ट वाले बंदे को जो एक साथ अपीयर हो गया था चेहरों के सामने से, वो छत पे होता है और वो एक साथ नीचे देखता है कि वो कह रहा है, जो अभी वो बड़ा सा बंदा बोल रहा था ना कि मैं हैंडल कर लूंगा, वो छत से नीचे देखता है वो मरा पड़ा है और वो नीचे देख के बोलता है कि अरे क्या हो रहा है नीचे। तब तक वो ये बोलता है हमारा चेहरो नीसी की मोड में है ना, हमारा चेहरो बहुत स्पीड से आता है उसके पीछे। वो बंदा चीख रहा होता है कि चेहरो गार्डन में बाहर है। वो बेचारा इतना ही बोल पाता है कि चेहरो गार्डन में, चेहरो से मार के ऊपर से फेंक देता है। जिसमें गार्ड बोलता है सुना तुमने कुछ, वो बाहर है। तभी दोनों गार्ड्स बाहर जाने की कोशिश करते हैं बालकनी में झांकने के लिए नीचे, वो बंदा ऊपर से आ रहा होता है छत में से गिरता हुआ। और ये दोनों जुड़वा भाई बोलते हैं तुम्हारी माँ का मरना, तुम्हारा यहाँ से एस्केप सब कुछ वेस्ट है, तुम अब यहाँ दोबारा से बंधी पड़ी हो, फायदा क्या हुआ उसका। वहां बाहर ऊपर से जो बंदा मर के आ रहा होता है उनकी बालकनी के सामने ही आके एक साथ लैंड करता है और ये दोनों गार्ड्स आके देखते हैं बालकनी में ये बंदा आके मारा पड़ा है। वहां नीचे गार्डन में वो जाइंट बंदा, वो सोर्सरर, ये सारे के सारे हैं तो सोर्सरर ही ना, वो जाइंट सोर्सरर वो भी मरा पड़ा है, काफी सारे लोग मरे पड़े हैं। वो उन्हें देख के बोलते हैं कि ये लोग तो मर गए। तभी हमारा चेहरा बहुत स्पीड से उनके पीछे से भगता हुआ जाता है। वो दोनों जुड़वा भाई बोलते हैं क्योंकि एक साथ हंगामा समझ जाता है ना पूरे के पूरे बेस के अंदर, चेहरों ने एक साथ इतने सारे लोगों को मार दिया है। दे आर लाइक है ये अभी तक है, वो लोग उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हैं क्या। खैर जो भी हो, काफी टाइम हो गया कि हमें चांस मिला हो लड़ने का और ये दोनों चलते हुए जाते हैं और अपनी डीमन क्लोक एक्टिवेट करते हैं। ऑब्वियसली दोनों सोर्सर्स है ना, लेकिन मेरे दोस्त जिस मोड में एट दिस मोमेंट चेहरो भाई साहब हैं, मैं कह रहा हूँ अगर सोजो भी आ जाए हाथ या पैर तो उसका भी काट देगा वो इतने ज्यादा इमोशंस के साथ चार्ज कर रहा है चेहरो कि सोजो भी आ जाए हाथ या पैर तो गया उसका भी। तो ये दोनों ही कहाँ टेक पाएंगे, इन दोनों के ही सर फाड़ देता है चेहरो और चेहरो कहीं रुक ही नहीं रहा है, सीधा वहीं जाकर रुकता है जहाँ चार है। और चार वही सोच रही होती है उसकी मदर वाली बात कि उसकी मदर नहीं सिखाई थी, चाहे तुम रॉक बॉटम हिट कर जाओ यू जस्ट हैव टू हैंग इन देयर। और हम देखते हैं चेहरो इतनी मार काट करता हुआ चार के लिए बर्गर लेकर आए और चेहरो से देखे बोलता है भूख लग रही है तुम्हें, इस बार ना स्क्वैश नहीं है, मतलब ये पूरा धुचला पिछला नहीं है, तुम इसे खा सकती हो और चार को उसकी मदर की बात आ जाती है कि तुम अगर रॉक बॉटम में हिट कर जाओ, बस अगर तुम हैंग इन करते रहोगे तुम स्टिल हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन अर्थ बन सकते हो, जैसे उसकी मदर बनी थी आगे। हमारी चार उस बर्गर को पकड़ती है रोती हुई गंदी तरीके से वो नाक वगैरह बहे जा रही है, आंसू का आंसू निकले जा रहे हैं उसके, और वो चेहरे से बोलती है चेहरो इतना टाइम क्यों लग गया तुम्हें आने में। मतलब कुछ भी कहो, ये जो चार्ज था ना फाइनल चेहरो का और इतने सारे इमोशंस जिसमें चार की बैक स्टोरी, चार की मदर
फादर के साथ वो इमोशंस साथ में चले जा रहे थे, उसके फादर के इमोशंस, तुम सोच सकते हो बैटल भी साथ में चल रही है, स्टोरी भी साथ में चल रही है, वर्ल्ड बिल्डिंग भी साथ में चल रही है। ऐसी बहुत कम मांगा होती हैं जो इतनी सारी चीजों को साथ में साइमल्टेनियसली लेकर चलती हैं और एज अ रीडर, एज अ व्यूअर हमारा इंटरेस्ट बना रहता है स्टोरी के अंदर। ऐसी बहुत कम मांगा और मानवाज हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ कागुराबाची इज लिटरली पीक। इसमें बहुत सारी हार्ड हिटिंग चीजें हैं। तो हमारी 4 के इसी रोने के साथ हमारा आज का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। और इस सीरीज को, कागुराबाची की इस मांगा की एक्सप्लेनेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, क्योंकि कागुराबाची का इन डिटेल एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पर हो रहा है। ये बताओ लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोग इस सीरीज के साथ जोड़ पाए, उन्हें भी पता चले कि कागुराबाची कितनी बेहतरीन मांगा है। और मैं तो डेली आ ही रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। और तुम अपने थॉट्स भी बताना कि आज का एपिसोड कैसा लगा और बेस्ट मोमेंट क्या था आज के एपिसोड में से, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ ही मिलते हैं कल ओआरबी के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। कल तो ओआरबी का भी एपिसोड बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें नेक्स्ट आर्क जो कि होने वाली है प्रोटैगनिस्ट आर्क, वो स्टार्ट होगी, जो कि पहला एपिसोड काफी बैंगर होगा। तो मिलते हैं कल ओआरबी के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।